हेलो एवरीवन, कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 2 मई 2020 है। आज हम 2 मई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी करें। और हमारे कुछ प्लेटफॉर्म हैं जैसे टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम, यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारे इन चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द फर्स्ट इन द कंट्री टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ओवर 18.51 लाख अनस्किल्ड लेबरर्स अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। यानी कि देश का पहला ऐसा स्टेट कौन सा है जिसने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत करीब 18.5 लाख अनस्किल्ड लेबर को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया। तो ये है छत्तीसगढ़। देखो, छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने मनरेगा के अंतर्गत करीब 18.5 लाख लोगों को जो अनस्किल्ड लेबर है उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया। ये देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने इस मनरेगा के अंतर्गत सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया। और दूसरे नंबर पर है राजस्थान और तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। तो आपको ध्यान रखना है, मनरेगा के अंतर्गत सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एक डेटा रिलीज किया है जिसमें बताया है कि देश में मनरेगा के अंतर्गत करीब 77,85,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ ने इसका करीब 24% एम्प्लॉयमेंट अकेले छत्तीसगढ़ ने इस मनरेगा स्कीम के तहत प्रोवाइड किया है। अब बात करते हैं मनरेगा की, तो इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसे इंडियन लेजिस्लेशन के अंतर्गत 25 अगस्त 2005 में बनाया गया था। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जो अनस्किल्ड लेबर है या जो अनस्किल्ड पर्सन है उनको 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोवाइड करता है। यानी इसके अंतर्गत जो लोग अनस्किल्ड हैं या जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोवाइड करता है। इस मनरेगा का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनकी परचेसिंग पावर कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाए और उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाए। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो आपको ध्यान रखना है, मनरेगा के अंतर्गत सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, नेम द बैंक विच हैज लॉन्च्ड विकास अभय ए लोन स्कीम। यानी किस बैंक ने विकास अभय लोन स्कीम को लॉन्च किया है। तो ये किया है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। यानी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ये एक रीजनल रूरल बैंक है। इसके चेयरमैन पी गोपी कृष्णा ने एमएसएमई सेक्टर के बोरोवर्स के लिए विकास अभय लोन स्कीम को लॉन्च किया है। देखो, कोविड-19 को देखते हुए जो एमएसएमई सेक्टर के बिजनेस एक्टिविटी में काफी स्लो डाउन आया है, उसको इम्प्रूव करने के लिए कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने विकास अभय लोन स्कीम को लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत जो इनके एग्जिस्टिंग एमएसएमई सेक्टर के बोरोवर हैं उनको मैक्सिमम अप टू 1 लाख रुपए का फंड प्रोवाइड किया जाएगा जो 3 साल की अवधि के लिए होगा। इसके लिए कोई भी कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं है और उन्हें ये 3 साल के अंतर्गत रिपेबल भी करना है इंस्टॉलमेंट में। तो आपको ध्यान रखना है, विकास अभय लोन स्कीम ये कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने लॉन्च की है। अब बात करते हैं हम कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की। इसका हेडक्वार्टर है धारवाड़ कर्नाटक में और इसको फाउंड किया गया था 12 सितंबर 2005 में और इसके चेयरमैन हैं पी गोपी कृष्णा। और ये कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक इसकी स्पॉन्सर बैंक है सिंडिकेट, जिसे अब हम कैनरा बैंक के नाम से जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, विकास अभय लोन स्कीम ये कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है, नेम ए मोबाइल एप्लीकेशन विच हैज डेवलप्ड बाय द ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया फॉर द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। यानी कि ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया ने एक मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के लिए। तो आपको बताना है इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है जन औषधि सुगम। देखो, जन औषधि सुगम एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया है। इस एप्लीकेशन को यूज करके प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का पता लगाने और जो जेनरिक मेडिसिन है उनकी अवेलेबिलिटी, मेडिसिन की क्या एमआरपी है और जो ब्रांडेड मेडिसिन है उनकी जानकारी देने में इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से हेल्प की जाएगी।
ओके, और आप इस एप्लीकेशन को एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड कर सकते हैं। और देखो, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के फार्मासिस्ट कोविड-19 पैंडेमिक डिसीज के चलते लॉकडाउन में जो ओल्ड एज पेशेंट हैं उनको होम डिलीवरी मेडिसिन भी प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया ने जन औषधि सुगम एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिसके अंतर्गत 3,25,000 लोगों को इस एप्लीकेशन से फायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी बिकेम्स द फर्स्ट फार्मा कंपनी इन इंडिया टू रिसीव अप्रूवल फ्रॉम DCGI टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल ऑफ फेविपिरविर एंटीवायरल टैबलेट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट। यानी कि ऐसी पहली कौन सी फार्मा कंपनी है जिसने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से फेविपिरविर एंटीवायरल टैबलेट्स के ट्रायल के लिए अप्रूवल लिया है जो कोविड-19 पेशेंट को ट्रीट करने में हेल्प करेगा। तो ये है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी। देखो, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी देश की पहली ऐसी फार्मा कंपनी है जिसने ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया से फेविपिरविर एंटीवायरल टैबलेट्स को ट्रायल के लिए अप्रूवल दिया है जो कोविड-19 पेशेंट को ट्रीट करने में हेल्प करेगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, ये कंपनी है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 7th एडिशन ऑफ ओपन बजट सर्वे 2019, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग अमंग 117 नेशन इन टर्म्स ऑफ बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। यानी ओपन बजट सर्वे 2019 के 7 संस्करण के अनुसार इंडिया की बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में 117 नेशन में क्या रैंक है, तो ये है 53वीं। देखो, ओपन बजट सर्वे 2019 का 7वां संस्करण जारी किया गया। इसके अनुसार भारत की बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में 117 नेशन में 53वीं रैंक है। और इसमें पहली रैंक है न्यूजीलैंड की, और दूसरी रैंक है साउथ अफ्रीका, और तीसरी रैंक है स्वीडन की, और इंडिया की है 53वीं रैंक, और सबसे लास्ट रैंक है यमन की, ओके, जो 117वीं है। आपको ध्यान रखना है, इंडिया की इसके अंतर्गत रैंक है 53वीं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड $3 मिलियन टू सपोर्ट इंडियाज एफर्ट्स टू कॉम्बैट कोविड-19। यानी किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को कोविड-19 को कॉम्बैट करने के लिए $3 मिलियन का फंड प्रोवाइड किया है, तो ये किया है USAID ने, यानी यूनाइटेड स्टेट एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये एक यूनाइटेड स्टेट की इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसने इंडिया को कोविड-19 को बीट करने के लिए एडिशनल $3 मिलियन का फंड प्रोवाइड किया है। और इसने 6 अप्रैल 2020 को भारत को कोविड-19 को बीट करने के लिए या उसको कॉम्बैट करने के लिए $2.9 मिलियन का फंड भी प्रोवाइड किया था। तो आपको ध्यान रखना है, इसने अब तक टोटल फंड $5.9 मिलियन का फंड प्रोवाइड किया है, जिससे इंडिया कोविड-19 को बीट करने में सफल हो सके। अगला क्वेश्चन है, नेम द कंपनी विच हैज एक्वायर्ड 49% स्टेक इन महिंद्रा AMC फॉर ₹265 करोड़। यानी कि किस कंपनी ने महिंद्रा असेट्स मैनेजमेंट कंपनी में 49% का स्टेक 265 करोड़ रुपए में एक्वायर किया है, तो ये किया है मनुलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। देखो, मनुलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी सिंगापुर ब्रांच ने महिंद्रा असेट्स मैनेजमेंट कंपनी में 49% का स्टेक 265 करोड़ रुपीस यानी कि $35 मिलियन में 49% का स्टेक एक्वायर किया है। अब बात करते हैं मनुलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी की। इसका हेडक्वार्टर है टोरंटो, कनाडा में। इसके प्रेसिडेंट एंड CEO हैं रॉय गौरी। अब बात करें हम महिंद्रा असेट्स मैनेजमेंट कंपनी की, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में, और इसके MD एंड CEO हैं आशुतोष विश्नोई। तो आपको ध्यान रखना है, मनुलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी की सिंगापुर ब्रांच ने महिंद्रा असेट्स मैनेजमेंट कंपनी में 49% का स्टेक 265 करोड़ रुपीस यानी कि $35 मिलियन में एक्वायर किया है। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस कंपनी हैज इंक्रीज्ड इट्स स्टेक 2% इन US बेस्ड टेक कंपनी स्काईट्रॉन। यानी कि रिलायंस कंपनी ने US बेस्ड टेक कंपनी स्काईट्रॉन में कितना परसेंट स्टेक को इंक्रीज किया है, तो ये किया है 26.3%। यानी कि भारत की रिलायंस कंपनी ने US बेस्ड टेक कंपनी स्काईट्रॉन में 26.3% का स्टेक इंक्रीज किया है। अगला क्वेश्चन है, नेम द रोबोट डिवाइस विच हैज डेवलप्ड बाय CSIR लैब दुर्गापुर टू हेल्प द फ्रंट लाइन कोविड-19 हेल्थ वर्कर्स।
यानी कि CSIR लैब दुर्गापुर ने एक रोबोट डिवाइस को डेवलप किया है जो कोविड-19 हेल्थ वर्कर्स हैं उनको हेल्प करेगा। तो ये इसका नाम है एच कार्ड, यानी कि CSIR लैब दुर्गापुर ने एक रोबोट डिवाइस लॉन्च किया है या डेवलप किया है जिसका नाम है एच कार्ड। इसके माध्यम से जो हेल्थ वर्कर हैं या जो हेल्थ वॉरियर हैं उनको इसके माध्यम से हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। देखो जो एच कार्ड है ये कोरोना वायरस से जो इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं उनके साथ फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करने में जो हेल्थ वर्कर हैं उनको हेल्प करता है। इस डिवाइस को CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर वेस्ट बंगाल ने डेवलप किया है। अब बात करते हैं हम एच कार्ड की। देखो ये एक रोबोटिक डिवाइस है जिसे नर्सिंग बूथ स्टेशन से कंट्रोल और मॉनिटर किया जाता है। इसमें कुछ खास ऐसे फीचर हैं जैसे नेविगेशन मैपिंग के माध्यम से पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करता है, फूड और उनका सैंपल भी कलेक्ट करता है और साथ ही साथ यह ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन भी करता है। और इस डिवाइस की कीमत करीब 5 लाख रुपए है। ओके, तो इस डिवाइस की हेल्प से जो हेल्थ वॉरियर हैं या जो हेल्थ वर्कर हैं कोविड-19 पेशेंट को ट्रीट करने में उन्हें इसके माध्यम से हेल्प मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है एक रोबोट डिवाइस लॉन्च की है CSIR दुर्गापुर वेस्ट बंगाल ने जिसका नाम है एच कार्ड। अगला क्वेश्चन है हु हैज अपॉइंटेड एज एम्बेसडर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन, यानी कि इंडिया टू यूनाइटेड नेशन के एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसे अपॉइंट किया है। तो ये किया है TS त्रिमूर्ति को, यानी TS त्रिमूर्ति को इंडिया टू यूनाइटेड नेशन के लिए एम्बेसडर या परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपॉइंट किया है। अब बात करते हैं हम TS त्रिमूर्ति की। देखो TS त्रिमूर्ति ये इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं जो 1995 बैच के हैं। ओके, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में इकोनॉमिक रिलेशंस में सेक्रेटरी थे। ओके, और इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में अपॉइंट किया है। ओके, और इन्होंने सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लिया है। तो आपको ध्यान रखना है इंडिया टू यूनाइटेड नेशन के एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में TS त्रिमूर्ति को अपॉइंट किया है। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की। तो इसके मिनिस्टर हैं S जयशंकर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं V मुरलीधरन और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ओके, तो आपको ध्यान रखना है इंडिया टू यूनाइटेड नेशन के एम्बेसडर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में TS त्रिमूर्ति को अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मैरकॉम इंडिया रिसर्च रिपोर्ट which country has installed 7.3 gigawatts of solar power in calendar year 2019 which consolidates its position as the third largest solar market in the world। यानी कि मैरकॉन इंडिया रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार किस कंट्री ने 7.3 गीगावाट सोलर पावर कैलेंडर ईयर 2019 में इंस्टॉल किया है जो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट सोलर मार्केट की पोजीशन में है। तो ये है इंडिया। देखिए मैरकॉम इंडिया रिसर्च की एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया कि भारत ने 7.3 गीगावाट सोलर पावर कैलेंडर ईयर 2019 में इंस्टॉल किया है जो दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट सोलर मार्केट बन गया है। तो आपको ध्यान रखना है इंडिया इस क्षेत्र में तीसरा स्थान प्राप्त करता है पूरी दुनिया में, जिसके अंतर्गत सोलर पावर कैलेंडर ईयर 2019 में 7.3 गीगावाट इंस्टॉल की है। ओके, अगला क्वेश्चन है हु वाज कन्फर्ड विद ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस बाय जापान गवर्नमेंट, यानी जापान गवर्नमेंट ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस से किसको सम्मानित किया है। तो ये किया है थंगजाम धवली सिंह को, यानी कि थंगजाम धवली सिंह को जापान गवर्नमेंट ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस से सम्मानित किया है। देखो मणिपुर के एलोपैथिक डॉक्टर थंगजाम धवली सिंह को जापान गवर्नमेंट ने इंडिया जापान की बेहतर अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने के लिए और दोनों देशों के बीच में रिलेशंस को प्रमोट करने के लिए थंगजाम धवली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस से सम्मानित किया है। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन की। ये जापान गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रमोट करने और जापान के कल्चर को प्रमोट करने और एनवायरनमेंट को संरक्षण करने के लिए जापान गवर्नमेंट के माध्यम से ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड सिल्वर रेस को दिया जाता है। ओके, और इसको 1875 में सम्राट मीजी ने इस्टेब्लिश किया था। तो आपको ध्यान रखना है थंगजाम धवली सिंह को जापान गवर्नमेंट ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस के अवार्ड से सम्मानित किया है।
अब बात करते हैं हम जापान की। तो जापान की कैपिटल है टोक्यो। यहाँ करेंसी चलती है जापानी येन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो अबे। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल जैज डे 2020 इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट, यानी अंतरराष्ट्रीय जैज डे ये किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 30 अप्रैल को, यानी इंटरनेशनल जैज डे ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इस डे को पहली बार 2011 में यूनेस्को ने स्टैब्लिश किया था। ये जो डे है दुनिया भर के लोगों को एकजुट करने में और इसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल जैज डे मनाया जाता है और ये हर वर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस साल लॉकडाउन के चलते इंटरनेशनल जैज डे पर इसकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की गई। अगला क्वेश्चन है श्री गांधीयन हेमा भारली पास्ड अवे रिसेंटली, यानी श्री गांधीयन हेमा भारली का भी हाल ही में निधन हो गया। वह कौन थी? तो ये थी फ्रीडम फाइटर। देखो हेमा भारली का 101 साल की आयु में निधन हो गया। ये फ्रीडम फाइटर थी और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ओके, और इनका लंबी बीमारी के चलते इनका निधन 29 अप्रैल 2020 को हो गया और ये असम गुवाहाटी से बिलोंग करती हैं और इनका जन्म 19 फरवरी 1919 में हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है श्री गांधीयन हेमा भारली ये फ्रीडम फाइटर थी। इनका 101 साल आयु की उम्र में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है ऋषि कपूर हु पास्ड अवे रिसेंटली, यानी ऋषि कपूर का अभी निधन हो गया। ये किस फील्ड से थे? तो ये थे एक्टर। देखो 30 अप्रैल को बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर का 67 साल की आयु यानी 67 एज में मुंबई महाराष्ट्र में इनका निधन हो गया। ये ल्यूकोमिया यानी ब्लड कैंसर से पीड़ित थे और इनका जन्म 4 सितंबर 1952 में मुंबई में हुआ था। ओके, तो आपको ध्यान रखना है ऋषि कपूर ये बॉलीवुड एक्टर थे। इनका 30 अप्रैल 2020 में निधन हो गया। इन्हें एक बीमारी थी जिसका नाम है ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर, इसके चलते इनका निधन हो गया। अब हम बात करते हैं इनकी ऑटोबायोग्राफी की। इनकी एक इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है खुल्लम खुल्ला, ऋषि कपूर अनसेंसर्ड। ओके, और इसको पब्लिश किया था हापर कॉलिन ने। तो आपको ध्यान रखना है ऋषि कपूर की एक ऑटोबायोग्राफी है यानी कि आत्मकथा है जिसका नाम है खुल्लम खुल्ला, ऋषि कपूर अनसेंसर्ड। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है इसको हार्पर कॉलिन ने पब्लिश किया। देखो ऋषि कपूर के पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर जो 1970 में आई थी उसमें इन्होंने बाल कलाकार का रोल निभाया था। उसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ कलाकार के रूप में नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इन्होंने अभिनेता के तौर पर इनकी पहली फिल्म बॉबी थी जो 1973 में आई थी और इन्होंने इस मूवी में लीड रोल किया था। तो इस मूवी के लिए इन्हें 1974 में बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। अच्छा, तो आप बताइए जो ऋषि कपूर हैं इनकी आखिरी मूवी कौन थी? आप कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है हु इज ऑथर ऑफ द बुक द रूम वेयर इट हैपेंड ए व्हाइट हाउस मेमोरियल, यानी एक बुक है जिसका नाम है द रूम वेयर इट हैपेंड ए व्हाइट हाउस मेमोरियल। इस बुक के राइटर कौन है? तो इस बुक के राइटर हैं जॉन बोल्टन। यानी एक बुक है जिसका नाम है द रूम वेयर इट हैपेंड ए व्हाइट हाउस मेमोरियल। इस बुक के राइटर हैं जॉन बोल्टन और इस बुक को पब्लिश किया है साइमन एंड शूटर ने। यह एक अमेरिकन पब्लिशिंग कंपनी है जिसका नाम है साइमन एंड शूटर, इसने इसको पब्लिश किया है। तो आपको ध्यान रखना है जॉन बोल्टन ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द रूम वेयर इट हैपेंड ए व्हाइट हाउस मेमोरियल। देखिए इसमें एक ऑप्शन है उमा बाला सुब्रमण्यम, इन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड द महाराजा ऑफ बड़ोदरा। ये इस बुक की राइटर हैं। तो फ्रेंड्स यही थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन 2 मई 2020 के। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमने इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है, वहां से इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।